नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल काल के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वह अपलोड किया जा चुका है। आज इसके भाग 2 की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो है वह कौन था। तो जो प्रथम मुस्लिम था वह दारा शिकोह था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। कितने? शाहजहाँ के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में से उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वह दारा शिकोह था। और यह जो है सर्वाधिक सुशिक्षित, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, अध्येता था तथा यह लेखक भी था। और दारा शिकोह ने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक भी था। उसने जो 52 उपनिषद हैं, 52 उपनिषदों को का इसने फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया और उसका नाम दिया सिर्र ए अकबर। सिर ए अकबर, 52 के 52 उपनिषदों का, ठीक है। और भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का भी फ़ारसी में अनुवाद इसने किया था। उसकी अन्य प्रमुख रचनाओं में आप नाम नोट कर सकते हैं। पहले नंबर पे है नज्म उल बहरीन, दूसरे नंबर पे है सफ़ीनत उल औलिया, तीसरे नंबर पे है सकीनत उल औलिया, चौथे नंबर पे है रिसाल ए हकनुमा और 5वें नंबर पे है हसनत उल आरिफीन आदि जो हैं यह शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। तो किसके शासनकाल में किया गया था? वह शाहजहाँ के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दारा शिकोह के द्वारा उपनिषदों के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था। तो उसके फ़ारसी अनुवाद का जो शीर्षक था वह सिर्र ए अकबर था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है। तो इनमें से कौन सा एक दारा शिकोह की रचना थी? वह थी नज्म उल बहरीन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सफ़ीनत उल औलिया का लेखक जो है वह कौन था। तो सफ़ीनत उल औलिया के जो लेखक थे वह दारा शिकोह थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि योग वशिष्ठ का फ़ारसी अनुवाद किसने किया था। तो योग वशिष्ठ का जो फ़ारसी अनुवाद है वह दारा शिकोह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फ़ारसी कृतियों की रचना किस मुग़ल बादशाह के काल में हुई थी। तो यह किस मुग़ल बादशाह के काल में हुई थी? यह औरंगजेब के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। औरंगजेब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, तथापि संगीत विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयास से संगीत का सर्वाधिक विकास जो है वह उसी के काल में हुआ था। उसके शासनकाल में संगीत की फ़ारसी में अधिक पुस्तकें लिखी गई थी। किसमें? फ़ारसी में जो है अधिक पुस्तकें लिखी गई थी। और मिर्ज़ा रोशन ज़मीर ने अहोबल के संगीत परिजात का अनुवाद किया था। और फ़कीरुल्लाह ने मान कौतूहल का राग दर्पण के रूप में, किसके? राग दर्पण के रूप में अनुवाद करके औरंगजेब को समर्पित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मासीर ए आलमगीरी का लेखक कौन था। तो मासीर ए आलमगीरी का जो लेखक था वह साकी मुस्तैद खान था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। साकी मुस्तैद खां की मासिर ए आलमगीर जो है वह औरंगजेब के काल का किसके? औरंगजेब के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें औरंगजेब के 11वें साल से 20वें साल तक के हालात का समकालीन वर्णन मिलता है। पहले 10 सालों का जो हाल है वह काजिम सिराजी के आलमगीर नामा का सारांश है। और मुस्तैद खान ने सतनामी विद्रोह का, किसका? सतनामी विद्रोह का स्पष्टीकरण बड़े रोचक अंदाज में किया है। और 1680 के बाद अफसरों के तबादले, नियुक्ति और तरक्की की चर्चा भी की गई है। और इसी वजह से सर जदूनाथ सरकार ने इसे मुग़ल राज का गजेटियर भी कहा है। मुग़ल राज का
गजेटियर भी इसको कहा है। और औरंगजेब जो है वह इतिहास लेखन का के विरुद्ध माना जाता है उसको, और फिर भी उसके समय में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों का लेखन कार्य किया गया, जिसमें भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा एक लेख लिखा गया था जिसका नाम था नुस्ख ए दिलकुशा। नुस्ख ए दिलकुशा। और ईश्वरदास नागर जी द्वारा फुतुहात ए आलमगीरी जो है वह किसने, ईश्वरदास नागर जी के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद मोहम्मद काजिम जी द्वारा आलमगीरनामा जो है यह किसके द्वारा, मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक जो है वह कौन थे। तो इसके लेखक जो थे वह भीमसेन बुरहानपुरी थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि ईश्वरदास नागर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो जो पुस्तक का नाम है वह है फुतुहात ए आलमगीरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र यानी कि बैतुल उलूम स्थापित किया था। तो यह किसने किया था, यह जेबू निंसा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री जिसका नाम जेबू तिन्ना था, इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक मदरसा खुलवाया था, और इस मदरसे में अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मुगल इतिवृत्तियों की नहीं है। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, वह है इनमें इतिवृत्तियों के लेखकों की संक्षिप्त जीवनी दी गई है, यही इसका सही जवाब नहीं है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि इतिवृत्तियों के लेखकों की संक्षिप्त जीवनियाँ जो हैं वह मुगल इतिवृत्तियों की विशेषता नहीं है, जबकि सतत कालानुक्रमिक अभिलेख जो है वह मुगलों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के संग्रह माने जाते हैं, जिससे हम यह समझ पाते हैं कि साम्राज्यिक विचारधाराएं किस तरह से उत्पन्न और प्रसारित हुईं। इसके अतिरिक्त और भी विशेषता मुगल इतिवृत्तियों की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। तो वह कौन थे, वह जो थे वह केशव जी थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्र सिंह के दरबारी कवि मित्र एवं मंत्री थे। इनका जो जन्म है वह 1555 ईस्वी के आसपास और मृत्यु जो है वह 1601 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाला प्रमुख काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। और कृष्ण जी की जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना रस खान जी द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि कृष्ण के जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना जो है वह किसने की थी। इनकी जो रचना है वह रसखान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि तुलसीदास जी किस ग्रंथ के रचयिता थे। तो तुलसीदास जी जो है वह रामचरितमानस के भी रचयिता थे, और वह जो है वह कवितावली के भी रचयिता थे। तो पदावली के रचयिता ये नहीं थे। तो पदावली के रचयिता थे कौन, इनके रचयिता जो थे ना वह विद्यापति थे। कौन थे, विद्यापति थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और तुलसीदास जी का जो जन्म है वह 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, कहाँ पे, बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप नोट कर सकते हैं। इनकी पहली प्रमुख रचना है रामचरितमानस, दूसरी प्रमुख रचना है विनय पत्रिका, तीसरी रचना है गीतावली, चौथी रचना है दोहावली, पांचवी रचना है कवितावली, छठवीं रचना है रामाज्ञा प्रश्न, सातवीं रचना है कृष्ण गीतावली और आठवीं रचना है रामलला नहछू। जबकि जो पदावली है यह मैंने बताया था यह विद्यापति जी के द्वारा रचित काव्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के जो रचयिता थे वह कौन थे। तो इसके जो रचयिता थे वह तुलसीदास जी थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक जो हैं वह कौन थे? इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह नवाब वाजिद अली शाह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। राधा यह जो पुस्तक है वह नाट्य स्वरूप में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि गाजिउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम क्या है? तो यह जो है एक प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 16वीं शताब्दी के दौरान रचित चंडी मंगला को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो जो चंडी मंगला है या बांग्ला भाषा में यानी कि बंगाली भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं? इसके जो लेखक हैं वह जयपुर के सवाई जयसिंह जी जो हैं वह इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और इन्होंने ये जो रचना की थी यह 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक लिखी थी जो नक्षत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? वह वली दक्नी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पार्टीज़ एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट, इसके लेखक जो हैं वह कौन है? इसके जो लेखक हैं वह सतीश चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि विलियम डेरिम्पल की किताब सिटी ऑफ जिन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो यह जो पुस्तक है वह दिल्ली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सिटी ऑफ जिन्स जो है 1994 विलियम डेरिम्पल की रचना है, जिसे उन्होंने नई दिल्ली में 6 साल रहकर, कितने साल? 6 साल रहकर भारत की ऐतिहासिक राजधानी दिल्ली के बारे में लिखा है। इस किताब में उन्होंने वर्णित किया है कि शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बसाते समय अपनी सुरक्षा हेतु अपने किले से शहर के बाहर तक सुरंग का भी निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि नस्तालीक क्या है? तो नस्तालीक जो है वह एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्यिक विधा का नाम क्या है? तो जो साहित्यिक विधा का नाम है वह जिनान है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है, वह कहाँ पर स्थित है? तो वह जो स्थित है वह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको बताना है। तो हिंदी वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो किताबुल हिंद की जो ग्रंथ है इसकी रचना जो है वह अल बरूनी ने की थी। तो ए का हो जाएगा 2। रेहला जो है वह इब्न बतूता ने लिखा था, बी का हो जाएगा 1। और जो हुमायूं नामा जो ग्रंथ है वह गुलबदन बेगम ने लिखा था, सी का हो जाएगा 4। और बादशाह नामा जो है वह लाहौरी ने लिखा था, तो ये इसका हो जाएगा 3। तो 21 और 43 जिसमें वही सही जवाब है, तो इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इनमें से बाबर की जो आत्मकथा है वह तुजुके बाबरी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में फिर से लिस्ट 2 दे रखा है और आपको मिलान करना है। तो भीमसेन कायस्थ की जो जिन्होंने रचना की थी वह की थी तारीख ए दिलखुशा की, तो ए का हो जाएगा 4। और चंद्रभान ब्रह्मन जो है वह चहार चमन के लेखक थे, तो बी का हो जाएगा 1। फिर उसके बाद ईश्वरदास नागर की जो रचना है वो फुतुहात ए आलमगीरी है, तो फुतुहात ए आलमगीरी जो है वह है 2 में। और फिर सुजान राय भंडारी की जो रचना है वो खुलासत उल तवारीख है, खुलासत उल तवारीख हो जाएगा 3।
तो 41 और 23 जिसमें होगा वही सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक तरफ पुस्तक दे रखा है और दूसरी तरफ लेखक दे रखा है, आपको मिलान करना है। तो आलमगीर नामा के जो लेखक हैं वह मुंशी मोहम्मद काजिम सिराजी हैं। मुंशी मोहम्मद काजिम सिराजी जो हैं वो पहले का हो जाएगा 2, एक का हो जाएगा 2। फिर उसके बाद तबगाते अकबरी जो है वह निजामुद्दीन अहमद की रचना है, तो निजामुद्दीन अहमद की रचना है, तो बी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद चहार चमन जो है वह चंद्रभान ब्राह्मण की रचना है, तो सी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद इकबाल नामा जहांगीरी जो इसकी जो रचना है वह की थी मुतामद खान ने, तो डी का हो जाएगा 1। तो 24-31 जो है देख लीजिए पहले 2 में कौन सा है, ये, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बाबर की जो आत्मकथा है तुझ के बाबरी में है, सही बात है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, ये भी सही बात है। जहांगीर की जो है वो तुझ के जहांगीरी में है, ये भी सही बात है। और बदायूनी ने ना तबकात अकबरी की रचना नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो तबगात अकबरी जो है वो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ है, ठीक है। और बदायूनी ने एक मुक्तखब उन तवारीख की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में फिर से सही सुमेलित करना है आपको। एक तरफ लिस्ट 1 दे रखा है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 दे रखा है। गुलबदन बेगम ने जो है वह हुमायूंनामा लिखा था, तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद ईश्वर दास नागर जी द्वारा फुतुहात आलमगीरी लिखी गई थी, तो बी का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद याहिया बिन अहमद के द्वारा तारीख़ मुबारक शाही लिखी गई थी, तारीख़ मुबारक शाही लिखी गई थी, तो सी का हो जाएगा 1। फिर उसके बाद अब्बास खां सरवानी द्वारा तारीख़ शेरशाही लिखी गई थी, तो डी का हो जाएगा 2। तो 34-12 जो होगा वही सही जवाब होगा, और ये है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में फिर से सही मिलान करना है। तो हसम नाजमी जी द्वारा जो है नाजमी जी द्वारा ताजुल मासिर लिखी गई थी, तो ताजुल मासिर हो जाएगी, ए का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद ख्वांद मीर द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी, तो हुमायूंनामा लिखी गई थी भाई, लो, बी का हो जाएगा 3। फिर उसके बाद मोहम्मद काजिम द्वारा आलमगीरनामा लिखी गई थी, सी का हो जाएगा 1। और भीमसेन द्वारा नुस्खे दिलखुशा लिखी गई थी, तो डी का हो जाएगा 2। तो 43-12 जिसमें है वही सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वह कौन सा हो जाएगा? तो अबुल फजल द्वारा तबगात अकबरी नहीं लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके जो लेखक हैं तबगात अकबरी की वह निजामुद्दीन अहमद थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था क्या था? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि फिर से सूची दे रखा है। वृंदावन दास जी द्वारा एक काव्य लिखा गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चैतन्य मंगल, तो ए का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद कृष्णदास कविराज जी द्वारा जो है वह चैतन्य चरितामृत लिखा गया था, तो बी का हो जाएगा 3। फिर मुकुंद राम चक्रवर्ती द्वारा चंडी मंगल लिखा गया था, तो सी का हो जाएगा 2। और फिर रामेश्वर भट्टाचार्य जी द्वारा शिव कीर्तन लिखा गया था, तो डी का हो जाएगा 1। तो 43-21 जो है वही सही जवाब हो जाएगा, और वो है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि फिर से सूची दे रखी है, उसमें मिलान करना है। कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है, तो अबुल फजल जो है अबुल फजल की रचना है अकबरनामा, तो कहाँ है अकबरनामा? एक का हो जाएगा सी, एक का हो जाएगा सी। और अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा मुक्ताब उल तवारीख लिखा गई थी, तो 2 का हो जाएगा डी। और जियाउद्दीन बरनी द्वारा तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी गई थी, तो 3 का हो जाएगा ए। और अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा पातशाह नामा लिखी गई थी, तो 4 का हो जाएगा बी। तो सी डी ए बी जो है
इसका सही जवाब हो जाएगा। सी डी ए बी जो है वह ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल के हिंद फारसी यानी कि इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रयुक्त किए जाते थे? तो रैयत भी प्रयुक्त किया जाता था, आसामी भी प्रयुक्त किया जाता था, मुजरियान भी प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन मजूर प्रयुक्त नहीं किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये सीरीज़ चल रही है, कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर कोई सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।